everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's anatomy and physiology questions. Question number 1 is the organelles of the cell are. Options are A. Organized living material, B. Lifeless particles, C. Powerhouses, or D. Pigments. And the correct option is ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड लिविंग मटेरियल। हमारे शरीर में सेल्स में अनेक प्रकार की ऑर्गेनलीज पाई जाती है जिनकी रचना फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल आदि पदार्थों से होती है और हमारे शरीर में संपूर्ण शरीर का जो निर्माण होता है इन्हीं पदार्थों से होता है, जिनके द्वारा शरीर में ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आदि जो क्रियाएं होती हैं शरीर की वो भी इसी पदार्थों से होती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ऑर्गेनलीज ऑफ द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड लिविंग मटीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following organelles plays important role in the cell division? निम्न में से कौन सा कोशिका अंग या ऑर्गेनलीज कोशिका विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शंस आर ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी ऑक्सीसोम और डी सेंट्रोसोम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम शब्द को सर्वप्रथम टी बैबरी ने दिया था। इसे कोशिका केंद्र यानी सेल सेंटर या डिप्लोसोम भी कहा जाता है। सेल डिवीजन के टाइम पर जो सेंट्रोसोम के द्वारा तुर्त तंतुओं का निर्माण होता है, ये तुर्त तंतु सेल डिवीजन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन इज प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर इनसाइड द सेल? सेल के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाला धनात्मक आयन या कैटाइन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस आर ए Fe+, बी Na+, सी Ca+, और डी K+। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज K+। हमारी बॉडी में पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैटाइन या धन्य होता है। इसकी कोशिकाएं द्रव में सांद्रता होती है 144 mol/L, जबकि जो सोडियम आयन होता है दैट इज़ Na+ जो आयन होता है ये मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा बाह्य कोशिका में या बाहर की साइड जो सेल होती है उसमें पाया जाता है, वह प्लाज्मा में पाया जाता है। इसकी जो सांद्रता होती है वो होती है 140 mol/L। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज प्रेजेंट ऑन द माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन? निम्न में से न्यूरॉन की माइलिन शीट पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शंस आर ए ऑस्टियोब्लास्ट, बी श्वान सेल्स, सी माइक्रोग्लिया और डी इरिथ्रोसाइट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्वान सेल्स। हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। जिसमें सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स आदि जो पार्ट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स में। इसका जो एक्सॉन पार्ट होता है उसमें माइलिन शीट से घिरा होता है। जो एक्सॉन पार्ट जो होता है न्यूरॉन का वो माइलिन शीट से घिरा होता है। इसके ऊपर जो होता है वो श्वान सेल पाई जाती है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट में बीच बीच में ये एक्सॉन, इसके ऊपर जो ये माइलिन शीट है इसके यहाँ बीच बीच में ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रणवीर। ये वाला पार्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रणवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ ड्यू टू एक्सीडेंट ब्रोकास एरिया ऑफ अ पर्सन्स ब्रेन इज इंजर्ड अकॉर्डिंग टू द नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अफेक्टेड? एक व्यक्ति की दुर्घटना के कारण ब्रेन का ब्रोकास एरिया जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। नर्स के अनुसार व्यक्ति में निम्न में से
कौन सी क्रिया या प्रोसेस इसकी प्रभावित होगी? ऑप्शंस आर ए हियरिंग, बी वॉकिंग, सी स्पीकिंग और डी वॉचिंग. And the correct option is option number C, that is speaking. हमारे ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसका जो मेन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोकास एरिया. उसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ ब्रोकास एरिया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्पीच प्रोडक्शन और लैंग्वेज कंट्रोल करना. यदि इस भाग में कुछ अबनॉर्मेलिटी आती है तो व्यक्ति में स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है. सामान्यतः डैमेज ऑफ ब्रोकास एरिया को हम बोलेंगे ब्रोकास अफेशिया. क्या बोलेंगे? ब्रोकास अफेशिया. तथा अगर डैमेज हो जाए किस में? वर्निक्स एरिया में अगर डैमेज हो जाए तो हम उसको बोलेंगे वर्निक्स अफेशिया. वर्निक्स अफेशिया टर्म का यूज़ करेंगे अगर डैमेज होता है वर्निक्स एरिया में. ओके गाइस, जब आप नर्स बन जाओगे आगे जाके तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत आगे काम आने वाला है. तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे रट लो, याद कर लो, घोट के पी लो बस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at the time of measuring the blood pressure of a person, the bell of stethoscope is placed mostly which of the following arteries? ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के समय या दौरान स्टेथोस्कोप की बेल निम्न में से सबसे ज़्यादा किस आर्टरी पर रखी जाती है? ऑप्शंस आर ए ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, बी रेडियल आर्टरी, सी ब्रैंकियल आर्टरी or D ulnar artery. And the correct answer is option number C, that is branchial artery. ब्रैंकियल आर्टरी को आसानी से पाल्पेट किया जा सकता है. इसी कारण से ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते समय ब्रैंकियल आर्टरी पर सबसे ज़्यादा स्टेथोस्कोप की बेल रखी जाती है. सामान्यतः रेडियल व अल्नर आर्टरी का यूज़ रक्त दाब को मापने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मेजरमेंट जो होगी उसमें सही नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल बाय विच ब्लड इज कैरिड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? निम्न में से कौन सी ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड को लंग्स से हार्ट में लाया जाता है? ऑप्शंस आर ए कार्डियक आर्टरी, बी पल्मोनरी वेन, सी पल्मोनरी आर्टरी और डी नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पल्मोनरी वेन. हमारे शरीर में हार्ट से निकलने वाली या हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उसे हम मेनली क्या बोलते हैं? आर्टरीज. आर्टरीज कहते हैं. और इन आर्टरीज में मेनली ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो बहता है. पर अपवाद स्वरूप पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है. शरीर के समस्त अंगों से ब्लड को हार्ट में जाने वाली ब्लड वेसल को हम वेन कहते हैं और इन वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है. लेकिन अपवाद स्वरूप पल्मोनरी जो वेन होती है उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. किसमें? पल्मोनरी वेन में. मतलब यह ब्लड को लंग से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेकर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर माय नर्सेस इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस शोज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर? निम्न में से किस प्रकार के डायग्नोसिस में रेस्पिरेटरी फेलियर होने की सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है? ऑप्शंस आर ए सर्विकल स्प्रेन, बी फ्रैक्चर्ड हिप, सी ग्लूटेरियन बेयर सिंड्रोम और डी ऑल ऑफ द अबव. Think it out, nurses. I know you can do it. So, the correct answer is option number C, that is Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome जो होता है वो एक प्रकार का प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है. इस कारण से इस डिसऑर्डर में रेस्पिरेटरी मसल के प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. इसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है.
Question number 9 is, which of the following organ performs the common work for passage of food and air both? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि फूड व एयर दोनों को गुजरने के लिए कॉमन वर्क करता है? ऑप्शंस आर ए ट्रैकिया, बी फेरिंग्स, सी ईसोफेगस और डी ऑल ऑफ द अबव. And the correct option is option number B, that is pharynx. Pharynx हमारे शरीर में माउथ तथा लैरिंग्स के मध्य में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है. यह डाइजेस्टिव व रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए कॉमन ऑर्गन का कार्य करता है, क्योंकि यह फूड व एयर दोनों का पासेज करने के लिए कॉमन वर्क करता है. यहाँ से एपिग्लॉटिस के द्वारा एयर ट्रैकिया से लंग्स में तथा फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ ऑफ आवर बॉडी? निम्न में से हमारे शरीर में बोन्स व टीथ का मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है? ऑप्शंस आर ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम सल्फेट और डी नन ऑफ द अबव. And the correct option is option number B, that is calcium phosphate. हमारे शरीर की हड्डियों तथा दांतों का निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम अन्य लवणों आदि से होता है. इन सभी मिनरल कंपोनेंट में कैल्शियम तथा फॉस्फेट प्रमुख होते हैं. सामान्यतः कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलाइन स्वरूप हाइड्रोक्सिल पेप्टाइड क्रिस्टल कहा जाता है. मतलब बोन व टीथ का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलाइन स्वरूप हाइड्रोक्सिल पेप्टाइड क्रिस्टल तथा मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस इन विच डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट फाउंड. निम्न में से कौन से डाइजेस्टिव जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर ए गैस्ट्रिक जूस, बी पाइल जूस, सी पैनक्रेटिक जूस और डी सलाइवा. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाइल जूस. बाइल जूस का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है? वो करता है लिवर. और जो बाइल जूस का स्टोरेज होता है वो करेगा गॉल ब्लैडर. मतलब फॉर्मेशन करेगा लिवर और स्टोरेज कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर में. जो बाइल जूस होता है वो एक एल्कलाइन जूस होता है. मतलब इमल्सिफायर नेचर का होने के कारण फैट का केवल इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है, जिससे फैट के बड़े अणु छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं. फिर लाइपेज एंजाइम के द्वारा जो फैट होता है या लिपिड उसका डाइजेशन होता है. जो लाइपेज एंजाइम होता है वो मेनली पैनक्रेटिक जूस में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन? हमारे शरीर में निम्न में से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस आर ए अपेंडिक्स, बी स्टमक, सी किडनी और डी ऑल ऑफ द अबव. And the correct option is option number C, that is kidney. रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस पेरिटोनियल के पीछे तथा एब्डोमिनल वॉल के मध्य होता है. इस स्पेस में पाए जाने वाले अंगों को रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहा जाता है. इन अंगों में किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटस आदि सम्मिलित होते हैं. सामान्यतः रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस को एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और उनकी बाउंड्रीज के द्वारा डिफाइन नहीं होने के कारण इन सभी ऑर्गन को मुख्यतः एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी का हिस्सा माना जाता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स द एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म? स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट का निर्माण निम्न में से किस स्ट्रक्चर या संरचना के द्वारा होता है? ऑप्शंस आर ए न्यूक्लियस, बी गोल्जी बॉडी,
C. Plasma membrane, or D. All of the above. And the correct option is option number B, that is Golgi body. एक्रोसोम परिक्व शुक्राणु का हेड पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, वह कैप लाइक स्ट्रक्चर से ढका होता है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का विकास गोल्गी अपरेटस करता है। स्पर्म के इस एक्रोसोमल पार्ट के द्वारा हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है। Okay nurses, so that is all for today's video. Hope you all like it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. And together with keep learning, keep supporting, I know you guys can do it. So hit it up and all the best for your upcoming exam. You guys can do it. You nailed it. Thank you for watching this entire video. I'll see you tomorrow.